75 year of Supreme Court. Recently, the President unveiled the new flag and insignia of Supreme Court, established on 26 January 1950 to mark the 75 year of its establishment. The new flag or insignia of Supreme Court. The flag feature Ashok Chakra, Supreme Court building, and the Book of Constitution of India. Additionally, the Prime Minister released a commemorative postage stamp celebrating 75 years of सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कॉमेमोरेटिव मतलब याद वो होता है, ठीक है. मतलब अशोक चक्र है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और कॉन्स्टिट्यूशन खुला हुआ रखा है और एक पोस्टेज स्टैम्प भी जिसमें 75 ईयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जा रहा है. की हाईलाइट देखते हैं. रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया has played a crucial role in safeguarding democracy and liberal values since independence. It has acted as guardian of the constitution, a protector of rights of marginalized, and a counter majoritarian institute of governance. मतलब अगर कोई भी जैसे अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट होगी तो उसके अगेंस्ट काउंटर मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस. evolution of Supreme Court. The journey of Supreme Court and its role in strengthening democracy and protecting personal liberty can be classified into 4 phases. देखो, सबसे पहला फेज हुआ 1950 से 1967. Focus on judicial review and judicial restraint. With an adherence to the constitutional text, it avoided logical influence and respected legislative supremacy. मतलब फर्स्ट फेज जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, 1950 से 1967 तक, ठीक है. इसने मेनली फोकस किया है जुडिशियल रिव्यू पर और एंड जुडिशियल रिस्ट्रेन पर, ओके. और इसका विद अडेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट मतलब बस लिमिटेड सी रही है. इट अवॉइडेड आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एंड रिस्पेक्टेड लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी. फॉर एग्जाम्पल कामेश्वर सिंह केस डिक्लेयर द अबोलिशन ऑफ जमींदारी एज इलीगल बट रिफ्रेन फ्रॉम नलीफाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाई पार्लियामेंट. कामेश्वर सिंह केस जो हुआ था, कब हुआ था, 1952 में. इसमें इन्होंने डिक्लेयर्ड किया द अबोलिशन ऑफ जमींदारी एज इलीगल बट रिफ्रेन्ड फ्रॉम नलीफाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाई पार्लियामेंट, ठीक है. अब आते हैं फेज 2, 1967 to 1976. Judiciary exhibited judicial activism and confrontation with Parliament, making a shift towards more expansive interpretation of fundamental right. Judiciary exhibited judicial activism and confrontation with Parliament, making a shift towards a more एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. फॉर एग्जांपल जुडिशल एक्टिविज्म का फेज आ गया. फॉर एग्जांपल गोलकनाथ केस ऑफ 1967 एंड केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लिमिटिंग पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इम्पैक्ट क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी एंड एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस एक्सपोज्ड द वल्नरेबिलिटी ऑफ जुडिशरी मेकिंग ए लॉ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. मतलब सेकेंड फेज में जब जुडिशल एक्टिविज्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट किया गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस की तरह. और लेकिन जो इम्पेक्ट क्या हुआ, मतलब फिर उसके बाद एक तरह से पार्लियामेंट ने भी रिएक्ट किया और वो रिएक्शन था तुम्हारा इमरजेंसी लगा दी गई और एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस. थर्ड फेज स्टार्ट हुआ 1978 से 2014 के बीच में, ठीक है. जब जुडिशरी डिस्प्लेड जुडिशल एक्टिविज्म एंड एक्सपेंडेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. आफ्टर द इमरजेंसी इट रिगेन्ड इट इंडिपेंडेंस विद लैंडमार्क केसेस लाइक मेनका गांधी केस ऑफ 1978 and Hossein-Ara Khatun 1979 addressing human right and access to justice. Introduction of collegium system for appointment of judges
which was later challenged by नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इस समय इंट्रोडक्शन ऑफ कोलिजियम सिस्टम पूरा ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोलिजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस विच वॉज लेटर चैलेंज्ड बाई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014। फोर्थ फेज़ है जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है। फोकस ऑन लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट कॉन्टिन्यूड इट्स एक्टिविज्म विद जजमेंट लाइक रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 497 ऑफ IPC क्रिमिनलाइजिंग अडल्ट्री। और उसमें उन्होंने बोला था कि वाइफ इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। ठीक है। की चैलेंजेस फेसिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ पेंडेंसी। एज 2023 देखें, देयर आर 80,439 पेंडिंग केसेस contributing to delay and undermine the judicial efficiency and credibility. Dominance of special leave petition. आर्टिकल 136 में लिखा हुआ है डोमिनेंस ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस लोड ओवरशैडोइंग अदर टाइप ऑफ केसेस लाइक रिट पिटीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस। अब उसके बाद क्या है सेलेक्टिव प्रायोरिटाइजिंग ऑफ केसेस। The pick and choose model results in prioritizing of some cases over others, creating perception of preferential treatment. Okay. Judicial evasion due to backlog, important cases may avoided or delayed, such as Aadhaar biometric ID scheme challenge and electoral bond case. मतलब जुडिशियल evasion क्या है? ड्यू टू बैकलॉग इम्पॉर्टेंट केस अवॉइड करे गए हैं, जैसे कि आधार बायोमेट्रिक ID स्कीम चैलेंज और इलेक्टोरल बॉन्ड केस। ठीक है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटीग्रिटी। एलिगेशन ऑफ करप्शन लाइक रिजिग्नेशन ऑफ जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय फ्रॉम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ये भैया ये जो थे जस्टिस अभिजीत उपाध्याय फ्रॉम कलकत्ता हाई कोर्ट एंड हिज सब्सिक्वेंट एंट्री इनटू पॉलिटिक्स हाईलाइट potential conflict of interest, concern of appointment of judges, the collegium system and discussions on reforms such as National Judicial Appointment Commission continue to be contentious. वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखो वे फॉरवर्ड क्या है? ऑल इंडिया जुडिशियल रिक्रूटमेंट। The President recently called for judicial recruitment at all India level, aiming to establish a national standard and improve efficiency across state. ठीक है। केस मैनेजमेंट रिफॉर्म होना चाहिए। इम्प्लीमेंट एडवांस केस मैनेजमेंट टेक्निक्स सच एज E-कोर्ट प्रोजेक्ट टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एंड रिड्यूस केस ब्लॉकेज। मतलब केस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, MIS टाइप होना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, जैसे केस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल रिक्रूटमेंट होना चाहिए। प्रमोट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इनकरेज द यूज़ ऑफ ADR मैकेनिज्म फॉर केसेज दैट डू नॉट रिक्वायर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन एज पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। कौन सा एक्ट है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। ट्रांसपेरेंट केस लिस्टिंग। डेवलप a transparent case listing and prioritization protocol which features like a public accessible Supreme Court portal to track case status. Clarify institutional goals. Define and communicate clear institutional goal with judicial performance evaluation framework, adapting to assess and realign the court objective. Clarify करना है हमें institutional goals. Define and communicate clear institutional goals with the judicial performance evaluation framework, adapting to assess and realign the court objective. स्ट्रेंथन करना है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर अकाउंटेबिलिटी मेजर फॉर जजेस सच एज एस्टेब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन अकिन टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इंडिपेंडेंट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन
अकेन टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा पूरा देखते हैं। ये क्या हुआ है, एक अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है एंड कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है और पोस्टेज स्टैम्प भी ने वो किया, हाईलाइट देखा है। जुडिशरी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रही है। अगर हम इवोल्यूशन देखें तो पहले तो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल रिस्ट्रेन पे उन्होंने फोकस कामेश्वर सिंह केस में। सेकंड फेज में एक्टिविज़म आया तो अकॉर्डिंगली लेजिस्लेटर ने भी रिस्पॉन्स किया। थर्ड फेज में एक्टिविज़म और इनने PIL की बाढ़ लगा दी और कॉलोजियम भी थर्ड फेज में आया है। फोर्थ फेज में क्या हुआ है, लिबरल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं लोग कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा, तब चाहे 370 हो चाहे 497 हो। ठीक है, की चैलेंजेस फेस बाई सुप्रीम कोर्ट। ये इनके पास बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, स्पेशली पिटिशन से बहुत ज़्यादा वो है, सेलेक्टिव पिक एंड चूज़ वाली मैकेनिज्म अपना रहे हैं, जुडिशियल इवेजन हो रहा है, टाइम लग रहा है चीज़ों को, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटीग्रिटी। जैसे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय फ्रॉम कलकत्ता हाई कोर्ट, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय फ्रॉम कलकत्ता हाई कोर्ट एंड इट्स हिज सब्सिक्वेंट एंट्री इन पॉलिटिक्स हाईलाइट द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जैसे कोलेजियम सिस्टम और ये मतलब जैसा जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इन्हें हटा ही दिया। वे फॉरवर्ड क्या है, ऑल इंडिया जुडिशियल रिक्रूटमेंट होना चाहिए, केस मैनेजमेंट सिस्टम में रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, ADR को अपनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंस केस लिस्टिंग होनी चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल गोल्ड, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन होना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट करना है हमें, इंडिपेंडेंट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, अब आते हैं डीलिमिटेशन पे बात करते हैं। डीलिमिटेशन इन कंसर्न ऑफ सदर्न स्टेट, यूनियन होम मिनिस्टर रिसेंटली assured the upcoming delimitation exercise would not harm southern state and promised them a fair share of any increase in लोक सभा सीट। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने क्या किया है, उनको बोला है अभी देखो क्या होना है 2026 में, मतलब डीलिमिटेशन कमीशन मतलब बन के सीटें वगैरह बढ़ेंगी। तो जो वो हैं उन्होंने बोला है कि वुड नॉट हार्म सदर्न स्टेट एंड प्रोमिस्ड डेम अ फेयर शेयर ऑफ एनी इंक्रीज इन लोकसभा सीट। डेफिनेशन क्या होता है, डीलिमिटेशन रिफर टू प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट एंड डिफाइनिंग द बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डीलिमिटेशन रिफर कर रहा है प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट, कितनी सीट्स होनी चाहिए, डिफाइन द बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सीट बताएगा, ठीक है मान लो 400 सीट है। फिर ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बाउंड्रीज बता रहे हैं फॉर लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में लिखते हैं, 3 मेंबर हाई पावर्ड बॉडी होती है, 3 मेंबर कॉन्स्टिट्यूट अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट। ठीक है, इट ऑर्डर्स हैव फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। मतलब ये है कि 3 मेंबर हाई पावर बॉडी होती है, समझ आ रहा है, इसका जो ऑर्डर होता है वो एक तरह से फोर्स ऑफ लॉ की तरह काम करता है, जिसको कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। अब आते हैं कंपोजिशन, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरमैन कौन होता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज होगा जिसको अपॉइंट किया होगा बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर देखो, अदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस एंड चीफ इलेक्शन कमीशन एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या हाई कोर्ट का जजेस, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर में एक तो जज ही होगा, अनदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, और एक होगा चीफ इलेक्शन कमीशन। द कमीशन ऑर्डर्ड आर फाइनल एंड प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, मतलब ये फाइनल ऑर्डर देगा, समझ आ रहा है, बट इनको लेजिस्लेचर में भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रीवियसली अब देखो ये अपन को ध्यान रखना है, 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन बना है, कब कब, 1952, 1963, 73, 2002। देखो तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि 3 और 2 का वो बन रहा है। ठीक है, तो 1952, 1953, 1973 एंड तुम्हारा 2002। ठीक है, रैशनल बिहाइंड डीलिमिटेशन,
इंश्योर कर रहा है इक्वल रिप्रेजेंटेशन बाय मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ सीट इन ईच स्टेट। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये वर्ड याद रखो, कीवर्ड है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कैसे? मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ सीट इन ईच स्टेट। पॉपुलेशन मतलब 50,000 लोग पे एक सीट है, काइंड ऑफ, ठीक है। यूनिफॉर्म रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ सीट balances representation among states and within constituencies of a state। बैलेंस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बैलेंसेस रिप्रेजेंटेशन अमंग स्टेट्स, जो सारी स्टेट्स हैं उनके बीच में, एंड विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ स्टेट, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक सीट को कितने लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है एक तरह से बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगा अमंग द स्टेट और विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न देखो, आर्टिकल 82, क्योंकि 82 सब क्लॉज ए सब क्लॉज 1 से 6 हमने अमेंड किया है, ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन में। आर्टिकल 82 प्रोवाइड फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट इन लोकसभा आफ्टर ईच सेंसस। 82 ही है, प्रोवाइड द रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट इन लोकसभा आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 170 डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आर्टिकल 329 प्रोहिबिट जुडिशियल इंटरवेंशन इन डिलिमिटेशन और सीट एलोकेशन मैटर। मतलब अगर हम डिलिमिटेशन लिख रहे हैं तो हमें 82 लिखना होगा, 82, फिर उसके बाद 170। 82 में मतलब एडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस, लोकसभा सीट एडजस्ट होती हैं, 82 में लिखा हुआ है। 170 में लिखा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की भी सीट एडजस्ट होती है, 82 में लिखा है कि लोकसभा की सीट एडजस्ट होती हैं। 82 प्रोवाइड रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट इन लोकसभा आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 170 डील्स विद कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और आर्टिकल 329 प्रोहिबिट कर रहा है जुडिशियल इंटरवेंशन इन डिलिमिटेशन और सीट एलोकेशन मैटर, ठीक है। की अमेंडमेंट देखो, 42वां 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 फ्रोज कर रहा है सीट एलोकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवीजन बेस्ड ऑन 1971 सेंसस अंटिल 2020 तक, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, इसने कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब सीट को फ्रोज किया था, किसके बेसिस पे? 1971 के बेसिस पे 2000 तक, ठीक है। फिर 84 अमेंडमेंट आया, कब आया? 2001 में आया। इसने जो फ्रीज़ की थी सीटें उनको 25 साल तक बढ़ा दिया, अंटिल कितने तक? 2026 तक। फिर 87 अमेंडमेंट आया 2003 में, इसने क्या किया? अलाउ डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन 2001 सेंसस विदाउट अल्टरिंग द नंबर ऑफ सीट। क्योंकि अभी जो देखो 84 वाला जो आया होगा ना, उसमें हम 1971 वाले पे रिलाय कर रहे थे, तो इनने 2003 में जो लाए 87 देखो 42, फिर उसके बाद 84, 87 और 31st अमेंडमेंट 1973 एक्सटेंडेड सीट स्टेट एंड विद पॉपुलेशन बिलो 6 मिलियन फ्रॉम एग्जम्प्ट कर रहे हैं इनको, 6 मिलियन से नीचे वाली हैं। तो हमको ऐसे लिखना है, पहले सबसे पहले लिखो, इसका एक वो बन जाएगा चार्ट टाइप, जिसमें अपन लिखेंगे सबसे पहले 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 क्यों लैंडमार्क है? क्योंकि केशवानंद भारती केस भी आया था, ठीक है। तो 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब? 1973। ओके, ये क्या कर रहा है? ये अपन को बेसिकली जो भी स्टेट जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 6 मिलियन है उनको एग्जम्प्ट कर ले रहा है, ठीक है, समझ आ गया। फिर उसके बाद आएंगे हम 42वां संविधान संशोधन 1976। ये क्या कर रहा है? सीट को फ्रीज किया इसने, किस बेसिस पे? 1971 के सेंसस के बेसिस पे, कब तक के लिए? 2000 तक के लिए। फिर फिर उसके बाद आया 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में आया, इन्होंने 2026 तक सीट ब्लॉक कर दी। 87th अमेंडमेंट जो आया वो 2003 में आया, उनने कहा ठीक है नंबर ऑफ सीट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो 2001 का सेंसस आया है उसके बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीएडजस्ट कर सकते हैं। अलाउ डिलिमिटेशन विदाउट अल्टरिंग नंबर ऑफ सीट, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू देखो, हमने अभी देखा आर्टिकल 229 में जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या कह रहे हैं? किशोर चंद्र
छगनलाल राठौर केस 2024, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्बिट्ररी डिलिमिटेशन वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू कैन बी रिव्यूड। भाई ये अपन को लिखना है, किशोर चंद्र छगनलाल राठौर, क्या किशोर 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 चंद्र छगनलाल राठौर, किशोर चंद्र छगनलाल राठौर। हमको यही लग रहा था कि आर्टिकल 329 में लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन किशोर चंद्र छगनलाल केस, किशोर चंद्र छगनलाल राठौर केस 2024, इसमें उन्होंने बोला कि अगर आप आर्बिट्रेटली डिलिमिटेशन कमीशन को यूज़ करोगे तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। हो गया। अब हम देखते हैं बाय कंसर्न क्या है। देखो सदर्न स्टेट्स का कंसर्न क्या है, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को 1985 सीट थी, जो कि मतलब ऐसे बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड, अच्छा ठीक है 2025 में अगर पॉपुलेशन वो होगा उसके बेसिस पे अगर देखा जाए ना, तो अगर जो उत्तर प्रदेश को 85 सीट थी वो 250 मिल जाएंगी, और बिहार को जो 54 सीटें हैं उनकी 169 सीट मिल जाएगी। तो मतलब एक तरह से देखा जाए, जबकि केरला तमिलनाडु इनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखो केरला को 20 हैं 36 मिल जाएंगी, तमिलनाडु को 39 76 मिल जाएंगी। तो हमें ध्यान रखना है 85 सीट्स जो हैं यूपी की वो 250 हो सकती हैं, 85 से 250, और बिहार की 54 से 169। ओके, ये अगर आप डेटा लिखोगे ना तो बहुत सही रहेगा। यूपी के पास 85 सीट्स हैं, ओके, वो हो सकती हैं 250, जबकि बिहार के पास 50 सीट है, वो हो सकती है 167। जबकि अगर देखा जाए केरला, उनके पास 20 सीटें हैं और जो कि 36 हो जाएंगी, और इनकी 39 सीटें वो कि 76 हो जाएंगी। देखो सदर्न स्टेट हैव लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियली लीडिंग टू फ्यूअर लोकसभा सीट। जैसे फॉर एग्जांपल केरला में 0% सीट इंक्रीज, और तमिलनाडु में 26%, जबकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 79%। केरला में कोई इंक्रीज नहीं, ये जो तुम्हारा तमिलनाडु है उसमें 26%, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 79% का इंक्रीज देखा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं gerrymandering concern, मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्री टू फेवर सर्टेन रीजन। gerrymandering फॉर एग्जांपल नेपाल 2015 कॉन्स्टिट्यूशन, तराई रीजन में 50% पॉपुलेशन गॉट फ्यूअर सीट ड्यू टू जियोग्राफी बेस्ड डिलिमिटेशन। अच्छा, इसको बोले gerrymandering concern। gerrymandering concern मतलब आप टर्म ऑफ रेफरेंस ही बदल दीजिए, ठीक है। थ्रेट टू फेडरलिज्म, मोर सीट फॉर नॉर्दर्न स्टेट could mean higher center allocation, increasing the fiscal burden on southern state. Lower political representation may pressure southern state to accept unfavorable decisions. ठीक है। Discouragement of to good governance. State with better population control may be penalized with fewer seats. For example, some politicians have proposed incentives for larger families to counterbalance seat loss. Okay. डिस्करेजमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस, नॉर्थ साउथ डिवाइड होगा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस कुड लीड टू डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस, स्क्यूड रिसोर्स एलोकेशन, मोर पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस फॉर नॉर्थ स्टेट कुड रिजल्ट इन हायर सेंट्रल फंड डिस्पाइट बेटर गवर्नेंस इन साउथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस कमीशन यूजेस पॉपुलेशन एज अ की फैक्टर फॉर फंड डिस्ट्रीब्यूशन। वीकनिंग ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, डिलिमिटेशन में फेवर नेशनल पार्टीज विद स्ट्रॉन्गर बेस इन नॉर्दर्न स्टेट, मार्जिनलाइजिंग द सदर्न रीजनल पार्टीज। देखो कंसर्न क्या है, वही है कि इन लोगों को कोई सीट वगैरह नहीं मिल रही है। gerrymandering कंसर्न है, फेडरलिज्म को एक थ्रेट है, डिस्करेज कर रहा है, गुड गवर्नेंस को, नॉन साउथ डिबेट को प्रमोट कर रहा है, स्क्यूड रिसोर्स अलोकेटमेंट हो सकता है, वीकनिंग ऑफ रीजनल पार्टीज हो सकता है। वे फॉरवर्ड, बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, इंश्योर नो स्टेट लूजेस इट्स करेंट सीट शेयर, कंसिडर अ वेटेड फॉर्मूला डेट फैक्टर इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन गवर्नेंस क्वालिटी। आप ऐसे नहीं,
कंसीडर करो, एक वेटेड फॉर्मूला लेना है जिसमें अपन को डेवलपमेंट को भी कंसीडर करना है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और गवर्नेंस क्वालिटी को भी, ठीक है। इक्विटेबल रिसोर्स शेयरिंग, रिवाइज फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन फार्मूला टू प्रिवेंट फाइनेंशियल डिसएडवांटेज फॉर सर्टन स्टेट, ठीक है। स्ट्रेंथन करना है हमें इंटर स्टेट काउंसिल फॉर बैलेंस्ड पॉलिसी मेकिंग, ओके। कंसेंसस बिल्डिंग, इस्टेब्लिश करो अ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू पैनल टू एड्रेस कंसेंसस, रेज अवेयरनेस अबाउट फैक्टर बिहाइंड पॉपुलेशन इन रिप्रेजेंटेशन, बाई कैमरल स्ट्रेंथनिंग, इंक्रीज करना है हमें राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन फॉर सदर्न स्टेट टू बैलेंस लोकसभा सीट चेंज। अब आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन है अपकमिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज मस्ट बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, रिसोर्स अलोकेशन एंड गवर्नेंस इंसेंटिव्स। बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिसोर्स अलोकेशन होना चाहिए एंड गवर्नेंस इंसेंटिव्स टू मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड फेडरल इंटीग्रिटी। भैया बैलेंस रिप्रेजेंटेशन करो, रिसोर्स भी दो और गवर्नेंस इंसेंटिव्स टू मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड फेडरल इंटीग्रिटी। A fair and data-driven approach is essential to address concern of all states.